और चलिए सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में इस वक्त तो संबोधित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के कार्य समिति के आज के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष यदुवंश जी, प्रदेश मंत्री सुश्री अर्चना मिश्रा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी, देवेंद्र पटेल जी, वरुण गोयल जी और युवा मोर्चा के प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर उपस्थित सभी उपस्थित युवा मित्रों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबने अपनी प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया है और प्रातः काल से लेकर के अपराह्न तक का यह पूरा सत्र अलग अलग पदाधिकारियों का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ होगा। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी से लेकर के प्रदेश सरकार के हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने आपके बीच में आकर के अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन आपके बीच में दिया होगा। आप सब इस कार्य समिति में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबकी जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा भारत की ऊर्जा है, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सब भी सहभागी बन सकें, इस दिशा से इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है और एक गौरव की अनुभूति आप सबको करनी चाहिए कि आप एक ऐसे प्रदेश से जुड़े हुए हैं जो प्रदेश देश का हृदय स्थल कहा जाता है, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज्यादा है, इसके बाद देश का कोई भी राज्य आता है तो वह उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा आता है और उसके बाद अगर आबादी हमारी बड़ी है, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, भारत के पवित्र आस्था के केंद्र हमारे पास, इस धरती की सबसे पवित्र नदी मां गंगा अपने प्रवाह के सबसे अधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश,
बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, मां विंध्यवासिनी का पावन धाम उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध का पावन धाम उत्तर प्रदेश, सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन भाइयों बहनों, कौन ऐसी स्थितियां थीं कि उत्तर प्रदेश आज से 5 साल पहले आप जैसे युवाओं के सामने और अक्सर से उसका पालन करते हुए जब एक एक कार्यकर्ता लगता है तब ये परिणाम सामने आते हैं। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है। आप में से बहुत सारे नौजवान होंगे 2017 के पहले जिसके दर्जन भर कस्बों में शिकायतें मिलती थी कि यहां से पलायन हो रहा है। और कैराना हो, कांधला हो और इस प्रकार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन ऐसे कस्बे थे। आज कभी वहां जाने का अवसर प्राप्त हो तो देखिए कि आज से 50 वर्ष पहले जितनी आबादी वहां पर पहले थी, बहुसंख्यक समाज की आबादी फिर से वहां आकर के बस गई है। सरकार का संदेश होता है और संदेश सबके सामने था। आबादी में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, हम लोग देश के अंदर जाते थे, दुनिया के अंदर जाते थे या दूसरे देशों के एम्बेसडर्स आते थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत होती थी। उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोगों को देना होता था तो हम लोग कहते थे कि आबादी में हम देश के नंबर 1 के राज्य हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात होती थी हम कहते थे, संकोच होते था हम लोगों को कहने में कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है, यानी हमारा नंबर 6ठे स्थान पर आता था। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश मात्र 4.5 वर्ष के अंदर देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर ही इस दूरी को तय किया कि कोई मैं अपने पास से लेके नहीं आया, इसके लिए एक टीम वर्क हुआ। इन बेचारों ने कभी बिजली नहीं देखी थी, विद्युत उनके लिए जीवन में एक सपना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सपना साकार हुआ है। प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 38 लाख लोगों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं। आयुष्मान भारत में 6 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक 8 महीने तक 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और वर्तमान में भी मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच में भी फ्री में राशन वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश का कहीं स्थान नहीं होता था। यहां का जो खाद्यान्न होता था वो गरीब के पेट में नहीं जाता था, वह पार्टी विशेष के लोगों के जेब में पैसा चला जाता था और यहां का खाद्यान्न बांग्लादेश और नेपाल में बिक जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के हर गरीब को बिना चेहरा देख करके उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लोग सपना देखते थे, क्या ये हो पाएगा? हमने कहा क्यों नहीं होगा जी, उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? लोगों ने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा तो हम बनाएंगे ना, पैसा तो हम बनाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आने पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे,
और उत्तर प्रदेश आज 5 बड़े एक्सप्रेसवे बना रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच रहा है, वहां से वाराणसी जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी यहां से सहमति दे दी। बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अनुमान करिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक रूप से आजादी के बाद से आर्थिक पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे थे, और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या किया है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमने कहा कि किसी ने, सबने अच्छा किया है, गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ को जोड़ेंगे प्रयागराज के साथ। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कोई किसान आंदोलन नहीं तो भट्टा पारसोल में किसानों पे गोली चलाई जाती थी। बस्ती के मुंडेरवा में चीनी मिल चलाने को लेकर के किसानों की हत्या की जाती थी। रामकोला में किसानों पर गोली चलाई जाती थी। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी हो रही है, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी किसान ने जमीन दी है, अगले कुछ ही घंटों के अंदर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, वो खुशी से झूम उठता है, आता है हमारे पास, कहता साहब हम भी जमीन देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में। जेवर में एयरपोर्ट, याद करिए, भट्टा पारसोल का वह क्षेत्र है जहां पर किसानों पे गोलियां चली थी। और जब मैं वहां पर, हमारी एक राज्य से प्रतिस्पर्धा हो गई कि एयरपोर्ट कौन बनाएगा, मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम बनाएंगे। तो मैं अधिकारियों से वहां कहा, मैंने कहा मुझे 1 महीने के अंदर जमीन चाहिए। 1 महीने के बाद जब मैं वहां गया तो पता लगा वहां जमीन दी नहीं थी। मैंने कहा जमीन का क्या हुआ? उन्होंने कहा सब लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, उन किसानों को मेरे सामने बुलाओ। 1 घंटे के बाद किसान सभी मेरे पास आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भी देखो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो होना था सब हो चुका है। अब विकास की संभावना ये जेवर और आसपास के क्षेत्र में बनेगी, और उस क्षेत्र को आजादी के बाद से उपेक्षित छोड़ा हुआ था। अपराध वहां होता था, बड़े भयंकर अपराध होते थे। तो मैंने वहां के सभी किसानों से अनुरोध किया, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चों को इसी अपराध की अंधेर गर्दी में धकेलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या यहां पर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा करके उनके जीवन को सुधारना चाहते हैं? आप तय कर लीजिए। उन्होंने कहा मुआवजा कितना मिलेगा? मैंने कहा देखो पहले तय करो कि आपको एयरपोर्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो फिर मेरे साथ 1 घंटे के बाद बैठिए। 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं एयरपोर्ट, लेकिन हम 4 गुने से कम मुआवजा नहीं लेंगे। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसा है नहीं, मैं 2 गुना दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। उन्होंने कहा और समय दीजिए। मैंने कहा 1 घंटे के बाद फिर बात करूंगा। और भाइयों बहनों, 1 घंटे के बाद उन्होंने फिर मुझसे समय लिया। 1 महीने के बाद वही सभी किसान यहां लखनऊ में आए। उन्होंने कहा साहब हमने अपनी पूरी जमीन रजिस्ट्री कर दी है, एयरपोर्ट हमारे यहीं बनना चाहिए। और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल आज जेवर के उस एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य करने जा रही है। आप सोचिए, जिस दिन जेवर का वो एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश जिस दिन ये सभी एक्सप्रेस हाईवे बन करके तैयार होंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगी।
ये काम पहले भी हो सकता था। सपा बसपा को बहुत समय मिला, आखिर वे सब इस कार्य को क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने अपने घर को भरा, इनके लिए परिवार ही पार्टी थी, वे अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया, प्रदेश की दुर्गति कर दी। जिन 42 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, इन लोगों को सपा बसपा की सरकार के समय भी आवास मिल सकते थे, लेकिन गरीबों की चिंता नहीं थी। ये जो 42 लाख लोगों को आवास दिलाए गए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था, और इसलिए आवास मिले। और आवास का लाभ प्राप्त करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आज उसको एहसास हुआ है कि बाकी लोगों ने शोषण किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, भ्रम में डाल करके उनको शोषित किया है, लेकिन सही मायने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ न्याय किया है। 2 करोड़ 16 लाख 2 करोड़ 61 लाख लोगों का शौचालय, इस शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम तो है ही, साथ साथ कई बीमारियों से बचाव का ही माध्यम है। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से जो नौजवान यहां पर आए होंगे, इनके यहां एक बीमारी हुआ करती थी, इंसेफ्लाइटिस की, मस्तिष्क ज्वर की, और इसी महीनों में 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत होती थी इस बीमारी से। 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत, और 1977 से लेकर के 2017-18 तक मौत का सिलसिला ऐसे जारी रहा। आखिर क्या कर रही थी कांग्रेस, क्या कर रही थी सपा, क्या कर रही थी बसपा? मरने वाले बच्चे 90% बच्चे या तो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या फिर मलिन बस्तियों के थे, लेकिन कोई पुरसा हल नहीं। और भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन में एक एक घर में शौचालय देने, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, एक एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था क्या की गई कि बीमारी समाप्त, इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। एक मॉडल खड़ा हुआ, और स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में तो सहायक रहा ही। सबसे बड़ी आबादी का राज्य अगर कोरोना का सबसे अच्छा प्रबंधन किया है, तो भाइयों बहनों, उसके पीछे भी यही कारण है, वही प्रबंधन जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में, वही है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये वही प्रदेश है जहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कौन ऐसा जनपद है जहां दंगे न हुए हों? जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा खड़ा हो जाता था। हम पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, या अगर दंगा नहीं है तो प्रशासन उसको रोकता था। आप होली नहीं मनाएंगे, 12 बजे सायरन बजेगा। आप दीपावली के समय 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, तो प्रशासन का सायरन बज जाता था। आप कावड़ यात्रा में या तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो डीजे नहीं बजाएंगे, शंख नहीं बजाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। अजीब सी शर्तें होती थी। कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं था जहां पर वर्ग विशेष के पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए रेड कालीन बिछाई जाती थी। लेकिन जब भी हिंदू पर्व और त्योहार आते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता था। नहीं, ये नहीं बनेगा। प्रदेश के थानों में और जेलों में
एक ही पर्व मनाया जाता था जन्माष्टमी का, सपा बसपा दोनों सरकारों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन जब हम लोग आए, सबसे पहला पर्व आया था कांवड़ यात्रा का। लोगों ने कहा कि प्रशासन आया मेरे पास, कहा साहब 6 राज्यों की श्रद्धालु आती है, बहुत भीड़ होती है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहा साहब दंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्यों बैठा हूं यहां? अरे हम लोग आए इसीलिए हैं, उसी दंगे को रोकने के लिए ही आए हैं, उस दंगे को रोकने के लिए आए हैं। और ये चिंता तुम्हें नहीं, ये चिंता मुझे होनी चाहिए। प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर जनता ने सौंपा है। पार्टी ने दायित्व मुझे दिया है, मुझे तय करना है कि उनको सुरक्षित हम कैसे रखेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रा होनी है तो होगी। और मैंने कहा सभी राज्यों से भी अनुरोध कर लो कि हम कांवड़ यात्रा नहीं रोकेंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे। स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक करो। और ये कांवड़ यात्रा चाहे गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच की हो, बस अयोध्या से बस्ती के बीच हो, प्रयागराज से वाराणसी के बीच में हो, या बरेली से निकलने वाली कांवड़ यात्रा हो, या लखनऊ से महादेवा की यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं हैं, मैंने कहा स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत करो, व्यापारिक संगठनों के साथ भी संवाद बनाओ। और अच्छा होगा जगह जगह उनके लिए भंडारी की व्यवस्था करो, गर्म पानी की व्यवस्था करो, आराम की व्यवस्था करो, और निगरानी के साथ साथ पुष्प वर्षा भी सरकारी हेलीकॉप्टर से करो। ये मैं दे रहा हूं, आप इसका उपयोग करें। आपने देखा होगा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न हुई, एक ब्रांड बन गया उत्तर प्रदेश का। और बनाए क्यों नहीं हम? अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव के साथ जुड़ करके अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, हम उसमें बाधक क्यों बनेंगे? वो कानून को मान रहा है, कानून के अनुसार आचरण कर रहा है। आपने देखा होगा दीपावली के पहले अयोध्या का दीपोत्सव नहीं होता था, अयोध्या को लोग भुला सा गए, अयोध्या का नाम लेने में भी लोग डरते थे। हमने प्रशासन से कहा, मैंने कहा अब तो बताओ कि अयोध्या में आखिर क्यों नहीं हो सकता है? कहा साहब लोग बहुत सारी टिप्पणी करेंगे। मैंने कहा देखो टिप्पणी करने वालों को करने दो, हम नहीं करेंगे तब भी टिप्पणी होगी, हम चुप बैठेंगे तब भी टिप्पणी होगी। तो मैंने कहा वहां भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, दीपावली के आयोजन को अयोध्या के साथ जोड़ दो। और हम लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मैं राज्यपाल महोदय से भी अनुरोध करूंगा, अपने सभी जितने भी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी इन सब से मैं अनुरोध करूंगा, यानी वह आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि हर एक योजना उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अब सभी युवाओं को आज अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करना होगा। उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के साथ कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, 2024 तक का लक्ष्य दिया है, और इसमें उत्तर प्रदेश की भी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने वाली है। भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चूका तो उसका प्रभाव भारत के विकास पर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस दृष्टि से आज हम सबके सामने एक चैलेंज होगा, हम उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़ें, हर युवा को अपने साथ, बिना भेदभाव के हर युवा को, जिसको विकास की चिंता है, जिसको सुशासन की चिंता है, जिसको प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की चिंता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना चाहता है,
वह भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और जिसके अपने निजी स्वार्थ प्रदेश और देश के स्वार्थ से प्रबल हो गए हैं, वह अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा और एक छोटे से दायरे तक अपने आप को सीमित रख करके कुंठित होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रदेश के उन सभी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा, अखिल भारतीय स्तर पर युवा मोर्चा ने अनेक आयोजन किए, अनेक कार्यक्रम चलाए, अलग अलग समय में चलाए। कोरोना कालखंड के अंदर यद्यपि बीच के कालखंड में युवा मोर्चा का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन कार्यकर्ता तो थे। वे कार्यकर्ता इस व्यवस्था के साथ जुड़े रहे, लगातार कार्य करते रहे। चाहे वह प्रदेश के अंदर जब प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, उन लोगों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने का हो, गर्म पानी से उनके पैर को धोने का हो, उनके पैरों में चप्पल देने की कार्रवाई का हो, उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य हो, जहां इसमें उनको लगाने की व्यवस्था हुई। वहीं शुरुआती समय में जब वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव चला 16 जनवरी से, तब मुझे उस समय एक बार आया कि मैंने कहा देखो, मैं हर जगह प्रशासनिक मशीनरी को नहीं बिठा सकता। तब मैंने भी विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया। अनेक जगहों पर मैंने उनको लगाया कि भाई देखो, जहां भी वैक्सीनेशन के बूथ बन रहे हैं, इन वैक्सीनेशन के बूथ पे आप लोग जाकर के लोगों को बैठने की व्यवस्था, उनका हालचाल लेने की व्यवस्था करो, क्योंकि